हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू O2IS अकेडमी। तो जैसे कि आप जानते हैं कि HCS प्रीलिम्स का एग्जाम 21 मई को है, जिसके रिगार्डिंग हमने एक नई सीरीज को शुरू किया है, दैट इज द राउंड अप सीरीज, जिसके अंदर हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने कुछ सब्जेक्ट्स के करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। आज हम बात करेंगे रैंक्स एंड रिपोर्ट्स का पार्ट नंबर 2 के बारे में। तो बेसिकली हमने कुछ रैंक्स और रिपोर्ट्स ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए रिवाइज करने के लिए, तो आप हमारी O2IS अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक कोर्स मिल जाएगा HCS 2023 चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज के नाम से, जिसके फ्री रिसोर्सेज के अंदर आपको PDF मिल जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की सबसे पहली रिपोर्ट से, दैट इज रिलेटेड टू स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2022। तो नाम से ही क्लियर है कि नेचर के लिए कितने फाइनेंसेस होने चाहिए या फिर कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो ये जो रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा रिलीज करी जाती है। यूनेप के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको इंटरनेशनल रिलेशन में भी बताया था कि ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर ध्यान देती है। इसका हेडक्वार्टर्स जो है नायरोबी केन्या के अंदर लोकेटेड है। तो अगर मैं बात करूं इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग, तो ये बात करती है कि जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस है उनके अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। तो बेसिकली नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हमने इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चीजों को हम डेवलप कर रहे हैं उनका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। दैट मीन्स अगर हम अपनी नीड्स को पूरी कर रहे हैं तो आगे आने वाली जो फ्यूचर जनरेशंस है उनके लिए भी हमें कुछ ना कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो छोड़ने पड़ेंगे। तो बेसिकली इन्हीं चीजों के रिगार्डिंग ये बात करती है, और बात करती है कि कैसे डिजास्टर के रिस्क को रिड्यूस किया जाता है। तो अगेन ये सारी चीजें कैसे रिड्यूस होंगी, अगर नेचर बेस्ड सोल्यूशन के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो आपने ध्यान देना है इस रिपोर्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट इज रिन्यूएबल्स 2022 रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी द्वारा रिलीज किया जाता है। अगेन नाम से ही क्लियर है कि ये रिपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ध्यान देती है। आपको पता होना चाहिए कि रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है। तो बेसिकली जो भी नेचुरल सोर्सेज से एनर्जी बनाई जाए, फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारे के सारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। वेयर एज अगर मैं नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के बारे में बात करूं, तो ऐसे सोर्सेज जो कि एक टाइम पे खत्म हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो लिमिटेड अमाउंट में है, उनसे जो बनने वाली एनर्जी है, किसी टाइम पे जब फॉसिल फ्यूल्स खत्म होंगे तो ऑफकोर्स एनर्जी की डिमांड्स जो हैं वो फॉसिल फ्यूल से वो खत्म हो जाएगी। तो बेसिकली फॉसिल फ्यूल से बनने वाली जो एनर्जी है वो भी खत्म हो जाएगी। तो अगर मैं इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग बात करूं, तो ये बात करती है कि आगे आने वाले जो 5 साल है उसके अंदर हमारी जो एनर्जी कैपेसिटी है, जो हमारी पावर की रिक्वायरमेंट है, वो भी डबल हो जाएगी। तो क्योंकि डबल हो जाएगी तो इस वजह से नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी तो हमारी डिमांड्स को फुलफिल नहीं कर सकती। तो इसलिए हमने किस चीज पर ध्यान देना है, दैट इज रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अब अगर मैं बात करूं इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के रिगार्डिंग, तो इस ऑर्गेनाइजेशन को 1974 में बनाया गया था। पेरिस के अंदर बेस्ड ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कंट्रीज की जो गवर्नमेंट है वो इसके अंदर इन्वॉल्व रहती है। अगर मैं बात करूं कि ग्लोबली हर एक कंट्री की देखा जाए तो ग्लोबल की 75% एनर्जी नीड्स को ये रिप्रेजेंट करती है। इसकी 31 मेंबर कंट्रीज हैं। ये एज सच आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको इस ऑर्गेनाइजेशन का पर्पस, एम पता होना चाहिए और इसके हेडक्वार्टर्स भी पता होने चाहिए। कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की जाती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक और रिपोर्ट हमने लास्ट क्लास में की थी, दैट इज प्रिवेंशन ऑफ इंजरीज एंड वायलेंस एन ओवरव्यू। तो इस रिपोर्ट को भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया था, इसके बारे में पता होना चाहिए। फिर मैंने आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इस रिपोर्ट के बारे में बताया था, दैट इज ग्लोबल एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस एंड यूज सर्विलेंस सिस्टम, दैट इज ग्लास रिपोर्ट 2022। तो बेसिकली ये रिपोर्ट बात करती है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता क्या है। तो जैसे अगर मैं बात करूं कि मान लो कोई भी एक पर्सन है, अगर इस पर्सन को कोई भी डिजीज हो जाती है तो इस डिजीज होने की वजह से ये एंटीबायोटिक्स खाएगा। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं
अगर पहले से ही इन्वायरमेंट में होगी तो इस पर्सन के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इस एंटीबायोटिक से बचना शुरू कर देंगे। तो दैट मीन्स इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा कर ली है। तो इसी चीज को हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाली गई ये जो ग्लास रिपोर्ट है ये बताती है कि आगे आने वाले टाइम में आपके 50% जो लाइफ थ्रेटनिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं वो एंटीबायोटिक्स के रेजिस्टेंट हो जाएंगे। दैट मीन्स ये एंटीबायोटिक्स इन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अगेंस्ट काम नहीं करेगी। तो इससे बचने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डॉक्टर ने बोला है कि 5 दिन का एंटीबायोटिक का कोर्स करना है तो वो 5 दिन का ही होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं 2 दिन एंटीबायोटिक खा के अगले 3 दिन नहीं खाते हैं। तो बेसिकली उसी दौरान ये जो बैक्टीरिया है वो माइक्रोबियल रेजिस्टेंस पैदा करता है। और भी रीजंस हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले से ही एंटीबायोटिक किसी इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस्ड है और उस इंडस्ट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कोई भी पर्सन खा रहा है तो धीरे धीरे उसकी बॉडी के अंदर वो एंटीबायोटिक जो है वो इंट्रोड्यूस होनी शुरू हो जाती है और धीरे धीरे माइक्रोब जो है इस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पैदा करना शुरू कर देता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको डे टू डे लाइफ में भी ध्यान देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2022 एंड 23। तो बेसिकली इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाला जाता है। ILO के द्वारा निकालने वाली एक और रिपोर्ट हमने बात की थी लास्ट क्लास में, दैट इज ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट, जो कि बात करती है कि ग्लोबली एम्प्लॉयमेंट जो है वो डिक्रीज हुआ है ड्यू टू कोविड पेंडेमिक एंड यूक्रेन वॉर। इसके अलावा अगर मैं इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग बात करूं तो इस रिपोर्ट में बेसिकली बात की जाती है जो भी वर्कर्स हैं उनके वेजेस के रिगार्डिंग बात की जाती है। तो ऐसा सबसे पहली बार हुआ है कि इसकी जो ग्रोथ रेट है वो -0.9% जो है ये देखने को मिली है। दैट मीन्स जो ग्लोबली वर्कर्स की जो वेजेस हैं वो बहुत ज्यादा रिड्यूस कर गई हैं। और अगेन इनका रीजन जो है वो आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19, देन इज यूक्रेन वॉर भी हो गया, देन इज इन्फ्लेशन भी हो गया। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से वेजेस जो हैं वो डिक्रीज की हैं। तो ऐसा सबसे पहली बार देखने को मिला है। हालांकि 2008 से इस रिपोर्ट को निकालते हुए आ रहे हैं, लेकिन सबसे पहली बार ये जो वेजेस है वो -0.9% रेट जो है ये देखने को मिला है। बाकी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी कवर किया था। 1919 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था और वर्ल्ड वॉर 1 के एंड होते होते यहाँ पर एक ट्रीटी की गई थी, दैट इज ट्रीटी ऑफ वर्सेलिस। तो इसके रिगार्डिंग ही इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था जिसके अंदर गवर्नमेंट, देन इज एम्प्लॉयर एंड देन इज वर्कर्स, ये तीनों जो स्टेक होल्डर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर आकर मिलते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। नेक्स्ट लिस्ट के बारे में बात करते हैं, दैट इज फोर्ब्स मैगजीन के द्वारा निकाली गई ये एक लिस्ट है जिसमें वो मोस्ट पावरफुल वुमेन के रिगार्डिंग बात करते हैं। तो बेसिकली इस लिस्ट के अंदर ग्लोबली 100 मोस्ट पावरफुल वुमेन को इनलिस्ट किया जाता है, जिसमें से हमारी इंडिया की भी यहाँ पे 3 वुमेन जो है ये देखने को मिली है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, दिस इज द 4th टाइम वो इस लिस्ट के अंदर इंक्लूड की गई है और उनका जो रैंक है 100 में से 36th रैंक पर ये आई है। इसके अलावा आपको हमारी कंट्री की एक और वुमेन है, दैट इज नायका की जो CEO है, नायका की जो फाउंडर है तो नैयर जी, तो ये भी आपको इस लिस्ट में देखने को मिलेगी। इसके अलावा वर्ल्ड की मोस्ट पावरफुल वुमेन जो है दैट इज यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट है, दैट इज उर्सुला वॉन देर लेन, जिनको की 1st नंबर दिया गया है। दैट मीन्स ग्लोबली ये मोस्ट पावरफुल वुमेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स। सबसे पहली बात तो आपको ईज की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज इनहैंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। तो बेसिकली बैंकिंग सेक्टर के अंदर इस रिपोर्ट को रिलीज किया जाता है और ये बात करता है कि जितने भी बैंक्स हैं उनका क्रेडिट लिमिट कैसा है, हर एक चीज को वो यहाँ पर मेजर करते हैं। इस इंडेक्स को इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के द्वारा निकाला जाता है और यहाँ पे अगेन जितने भी आपके पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको इनलिस्ट करता है कि इनकी क्रेडिट लिमिट कैसी है और भी बहुत सारी चीजों को यहाँ पर चेक करता है। तो SBI 1st नंबर पर आया है, देन इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने 2nd पोजीशन अचीव की है। बैंक ऑफ बड़ौदा जो है इन्होंने 3rd पोजीशन अचीव की है। अगेन अगर मैं बात करूं आपके इस इंडेक्स के रिगार्डिंग,
हालांकि इस इंडेक्स को इंडियन बैंक एसोसिएशन के साथ मिलकर बॉस्टन कंसल्टेंसी ग्रुप रिलीज करता है, बट इट इज कमीशन्ड बाय हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो कि हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर लाई करती है। तो बेसिकली बैंकिंग रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग ये जो इंडेक्स है ये बात करता है। नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज की जाती है, दैट इज स्ट्राइविंग फॉर क्लीन एयर पोल्यूशन एंड पब्लिक हेल्थ इन साउथ एशिया। तो बेसिकली साउथ एशिया के अंदर एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग ये रिपोर्ट बात करती है, और इस रिपोर्ट में बताया है कि वर्ल्ड की मोस्ट पॉल्यूटेड 10 सिटीज में से 9 सिटीज जो हैं वो साउथ एशिया से बिलोंग करती हैं, और इवन आपको इंडिया से बिलोंग करती हुई ये सिटीज देखने को मिलेंगी, जिसमें से दिल्ली, बेंगलुरु, ये कुछ सिटीज इस लिस्ट के अंदर इंक्लूडेड हैं। फिर ये जो रिपोर्ट है ये बात करती है कि जो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 है ये डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज के अंदर 20 टाइम्स हायर है, वेयर एज WHO के द्वारा जो यहाँ पर लिमिट प्रोवाइड की गई है कि पार्टिकुलेट मैटर 2.5 हवा में कितना होना चाहिए, दैट इज 5 माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब, वेयर एज यहाँ पे 20 टाइम्स ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। और इवन यहाँ पे ये रिपोर्ट बात करती है कि इस एयर पोल्यूशन की वजह से प्री मैच्योर डेथ भी देखने को मिलती है। तो बेसिकली आपने वर्ल्ड बैंक की इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग याद रखना है। इसके अलावा भी हमने वर्ल्ड बैंक की और भी रिपोर्ट्स के बारे में बात की थी, जिसमें से एक है आपकी ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट, जो कि वर्ल्ड की GDP के रिगार्डिंग बात करती है, और दूसरी हमने रिपोर्ट के बारे में बात किया था कि इंडिया के कूलिंग सेक्टर में कितनी डेवलपमेंट या फिर कितनी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ये रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक के द्वारा निकाली गई थी। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की एक और रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगी, दैट इज क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट। तो बेसिकली ये रिपोर्ट बात करती है कि अगर वर्ल्ड की 1.4 GDP जो है वो यहाँ पे इन्वायरमेंट के ऊपर इन्वेस्ट की जाएगी, तो आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर जो एमिशन है वो 70% तक रिड्यूस हो जाएंगे। तो बेसिकली ये रिपोर्ट क्लाइमेट एंड डेवलपमेंट की इन्वेस्टमेंट और GDP इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग बात करती है। आपको कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ पर ध्यान देनी है कि जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है इसके अंदर आपको 5 ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलेगी, जिसमें से एक है आपकी IBRD, दैट इज इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी IDA, दैट इज इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो इनकी 5 में से ये जो 2 ऑर्गेनाइजेशन है ये 2 ही मिलकर बनाती हैं वर्ल्ड बैंक। तो बेसिकली जो वर्ल्ड बैंक और IMF है वो एक कॉन्फ्रेंस के द्वारा यहाँ पर बनाया गया था 1944 के अंदर, और इस कॉन्फ्रेंस का नाम है ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस। अब क्योंकि इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के अंदर यहाँ पर 2 ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, दैट इज वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो इस वजह से वर्ल्ड बैंक और IMF को सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन या फिर ब्रेटन वुड सिस्टर्स के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा आपको इन 5 ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर 3 और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं ये देखने को मिलेगी, जिसमें से एक ऑर्गेनाइजेशन है IFC, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, देन इज MIGA, दैट इज मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, देन इज ICID, दैट इज इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो बेसिकली इंडिया इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स वाली ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं है, बाकी सारी की सारी चारों की 4 ऑर्गेनाइजेशन का इंडिया मेंबर है। ये और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023। तो बेसिकली ये जो परफॉर्मेंस इंडेक्स है अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की कोलैबोरेशन के द्वारा यहाँ पर पब्लिश किया जाता है, जिसमें इंक्लूडेड है जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड इंटरनेशनल एक्शन नेटवर्क। तो ये तीनों की 3 ऑर्गेनाइजेशन CCPI को रिलीज करती हैं। तो इसके अंदर बेसिकली यहाँ पे रैंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो ये जो रैंक्स हैं टोटल 63 कंट्रीज में से दिए जाते हैं, और इसमें से जो पहली 3 पोजीशन है उसको यहाँ पर लीव किया जाता है, और किसी भी कंट्री को यहाँ पर प्लेस नहीं किया जाता। वो इसलिए क्योंकि कोई भी कंट्री ने अभी इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया है कि वो 1st, 2nd और 3rd रैंक पर आ सके। और इस इंडेक्स में ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया जो है वो 2-3 सालों से इसका 10th रैंक आ रहा था, लेकिन अभी 2023 रिपोर्ट के अंदर इंडिया जो है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और 8th पोजीशन पर इंडिया देखने को मिला है। बेसिकली अगर मैं बात करूं इस रिपोर्ट के रिगार्डिंग, तो जो भी कंट्रीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग या फिर क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग यहाँ पे अलग अलग एक्शंस लेती हैं, प्लान्स बनाती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं, अलग अलग इनिशिएटिव्स लेती हैं, तो उसके रिगार्डिंग ही जो CCPI है वो कंट्रीज को चेक करती है। अब जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया
इंडिया ने यहाँ पे पंचामृत भी रिलीज किया था। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के अंदर यहाँ पे पंचामृत को रिलीज किया था, जिसमें उन्होंने बात की थी कि हम फॉसिल फ्यूल से बनने वाली जो एनर्जी है उसको कम करेंगे, कार्बन एमिशंस को कम करेंगे, 2070 तक आते आते हम जीरो एमिशंस जो हैं वो अचीव कर लेंगे। तो ये सारे इनिशिएटिव्स ही CCPI के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। आपने ध्यान देना है कि इंडिया का 8th पोजीशन आया है, वेयर एज पिछले 3 सालों से इंडिया जो है वो 10th पोजीशन पर देखने को मिल रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। एक रिपोर्ट है जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा निकाली जाती है। इस रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ ग्लोबल वाटर रिसोर्सेज रिपोर्ट 2021। तो बेसिकली ग्लोबली वाटर रिसोर्सेज के रिगार्डिंग ये बात करता है, और ये बात करता है कि साल में एक महीना ऐसा होता है जिसमें 3.6 बिलियन लोग जो हैं उनको एडिक्वेट वाटर जो है वो नहीं मिलता, और 2050 तक आते आते ये जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हो जाएगी, दैट इज 5 बिलियन तक पहुंच जाएगी। और अगेन ये बात करते हैं अलग अलग इफेक्ट्स के बारे में जो कि क्लाइमेट चेंज से हो रहा है, चाहे वो सोसाइटल चेंजेस हों, इन्वायरमेंटल चेंजेस हों, और हमारे जितने भी रिसोर्सेज का रिड्यूस होना हो। अब अगर मैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग बात करूं तो अगेन इसका जो हेडक्वार्टर्स है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर सिचुएटेड है। यूनाइटेड नेशन की ये एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, 1950 में बनाया गया था। मेट्रोलॉजिकल के रिगार्डिंग आपको पता ही होगा कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एटमॉस्फेरिक साइंसेज, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, जियोफिजिक्स के ऊपर ध्यान देगी। नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं जो कि अगेन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है, और ये जो रिपोर्ट है वो स्पेसिफिकली एशिया के रिगार्डिंग रिलीज की गई है। बेसिकली अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के रिगार्डिंग वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इस रिपोर्ट को रिलीज करता है, पर क्योंकि हम एशिया के अंदर लाई करते हैं तो हम एशिया वाली रिपोर्ट को ही पढ़ेंगे। तो स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2021, तो ये रिपोर्ट बात करती है कि धीरे धीरे एशिया वाले रीजन में यहाँ पे ज्यादा वार्मिंग जो है आपको देखने को मिलेगी, और इवन यहाँ पर ये देखा गया है कि इस इन्वायरमेंट चेंज की वजह से यहाँ पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं वो देखने को मिले हैं, जैसे कि $35.6 बिलियन लॉसेस जो हैं वो एशिया के अंदर देखने को मिले हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से। अब ये जो क्लाइमेट चेंज है वो आपके 2 चीजों से बहुत ज्यादा देखने को मिला है, और बहुत ज्यादा फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं वो इन 2 रीजंस की वजह से देखने को मिले हैं, जिसमें से जो पहला रीजन है दैट इज द फ्लड्स, और दूसरा रीजन है दैट इज द स्टॉर्म्स। तो फ्लडिंग की वजह से यहाँ पे टोटल लॉस जो हुआ है इंडिया को दैट इज $3.2 बिलियन, और स्टॉर्म्स की वजह से जो लॉस हुआ है दैट इज $4.4 बिलियन, और भी कंट्रीज में यहाँ पे ये जो लॉसेस हैं वो इनलिस्ट किए गए हैं। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, 1950 में बनाई गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर्स है जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन के रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। एक रिपोर्ट है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा रिलीज की जाती है, तो दैट इज आपका यूदिस प्लस रिपोर्ट। तो बेसिकली यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट। अगेन मैंने आपको पिछली क्लास में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा एक और रिपोर्ट के बारे में बताया था, दैट इज ऑल इंडिया सर्वे फॉर हायर एजुकेशन। ये भी एजुकेशन के ऊपर ही बेस्ड रिपोर्ट थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हायर एजुकेशन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया गया था। दैट मीन्स हायर एजुकेशन के अंदर कितनी स्टूडेंट टीचर रेशो है, या फिर कितनी स्टूडेंट की इनरोलमेंट है, इन सब चीजों के ऊपर ध्यान दिया गया था। वेयर एज जो ये वाली रिपोर्ट है यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस रिपोर्ट, इसके अंदर प्राइमरी लेवल, अपर प्राइमरी, हायर सेकेंडरी, इन सारे लेवल्स पर ध्यान दिया गया है। अगेन बात सेम ही की गई है कि ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो जो है वो कितना है। तो इस रिपोर्ट में देखा गया है कि धीरे धीरे जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो है वो पिछले साल के मुकाबले इंक्रीज किया है। और ये जो रिपोर्ट है आपकी यूदिस प्लस रिपोर्ट है 2018 से रिलीज होती आ रही है, वेयर एज जो यूदिस रिपोर्ट है इसका ये अपग्रेडेड वर्जन है, और यूदिस रिपोर्ट जो है 2012-13 से यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको रिलीज करता है। नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं जो कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज की जाती है, दैट इज फूड आउटलुक रिपोर्ट। तो बेसिकली फूड आउटलुक रिपोर्ट से क्लियर है कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल कमोडिटी है या फिर फूड की जो कमोडिटीज हैं उनकी सप्लाई और डिमांड के ऊपर ये जो रिपोर्ट है वो ध्यान देती है, और बताती है कि कौन सी ऐसी फूड क्रॉप है या फिर कौन सा ऐसा फूड है जिसकी डिमांड कम हो रही है या फिर जिसकी सप्लाई कम है। तो इन सब चीजों के बारे में ये बात करती है, और ये फोकस करती है कि आगे आने वाले कुछ सालों के अंदर हमारी जो फूड डिमांड्स हैं वो इंक्रीज होने वाली हैं। तो इसी तरीके से हमें जो प्रोडक्शन
प्रोडक्शन है वो भी उस तरीके से ही करनी पड़ेगी। ये जो रिपोर्ट है साल में 2 बार इसको रिलीज किया जाता है, एक मई जून का एडिशन होता है और एक नवंबर दिसंबर का एडिशन होता है। तो बेसिकली ये जो एडिशन है आपका नवंबर दिसंबर 2022 का एडिशन ही मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसके अलावा फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक और रिपोर्ट रिलीज की जाती है, दैट इज फ्यूचर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट बात करती है कि आगे आने वाले टाइम में हमारी जो ग्लोबल पॉपुलेशन है वो तो इंक्रीज होगी ही होगी, जिसकी वजह से जो फूड और एग्रीकल्चर क्रॉप्स की जो डिमांड है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो इसी वजह से हमें ऐसे डेवलपमेंट को इंट्रोड्यूस करना चाहिए या फिर ऐसे सिस्टम को इंट्रोड्यूस करना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ पर आगे आने वाली जो फ्यूचर नीड्स हैं उनको फुलफिल किया जा सके। तो ये जो रिपोर्ट है ये बात करती है कि अगर एग्री फूड सिस्टम, जो प्रेजेंट का एग्री फूड सिस्टम है, अगर वो चेंज नहीं हुआ तो आगे आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा फूड इनसिक्योरिटी है जो देखने को मिलेगी। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के रिगार्डिंग अगर मैं बात करूं तो यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी है अगेन, जो कि हंगर को डिफीट करने में काम करती है, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करने में काम करती है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको 1945 में बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर्स है रोम इटली के अंदर लोकेटेड है। अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रिपोर्ट है ये किन किन चीजों के बारे में बात करती है। ये बात करती है कि 2050 तक जो पॉपुलेशन है वो 9.7 बिलियन जो है वो रीच कर जाएगी, जिसकी वजह से डिमांड फॉर फूड जो है वो ग्रो करेगी। तो हमें क्या क्या चीजों को इंश्योर करना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पर इनलिस्ट की गई हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको सस्टेनेबली एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्टिविटी है उसको इम्प्रूव करना है, सस्टेनेबल नेचुरल रिसोर्सेज को इंश्योर करना है, क्लाइमेट चेंज को एड्रेस करना है। तो ये सारी की सारी चीजें आप मेंस की आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकती हैं। तो आई होप आपको रैंक्स और रिपोर्ट्स के रिगार्डिंग समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास के हम जो बची हुई रिपोर्ट्स हैं वो भी कवर कर लेंगे। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।